प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे चीन की व्यवस्थापिका अर्थात राष्ट्रीय जन कांग्रेस। आज का जो हमारा लेक्चर होगा चीन की व्यवस्थापिका के संदर्भ में होगा और चीन की व्यवस्थापिका का क्या नाम है? राष्ट्रीय जन कांग्रेस। चीन की व्यवस्थापिका की रचना, इसका संगठन, अधिवेशन, कार्यकाल, इसकी चर्चा करें उससे पहले ध्यान दें भाई, मैंने आपको पिछले काफ़ी लेक्चर में संकेत भी दिया था कि किसी भी देश की व्यवस्थापिका का आप अध्ययन करते हैं, किसी भी देश की व्यवस्थापिका का आप अध्ययन करते हैं, नाम जो भी हो, जैसे अब यहाँ चीन की बात आती है तो राष्ट्रीय जन कांग्रेस नाम है, अमेरिका की बात आती है तो वहाँ की व्यवस्थापिका का नाम क्या है? कांग्रेस है। भारत की बात आती है तो क्या नाम है? संसद है। ब्रिटेन की बात आती है तो क्या नाम है? संसद है। जापान की बात आती है तो जापान की व्यवस्थापिका का क्या नाम है? डायट है। वो एक अलग बात है, लेकिन किसी भी देश की व्यवस्थापिका का आप अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों आपको क्या देखना है कि उस व्यवस्थापिका के संगठन को देखें। और संगठन में क्या देखना चाहिए कि वह व्यवस्थापिका एक सदनी है या द्विसदनी है। आज पूरी दुनिया में कुछ अपवादों को छोड़ करके ज़्यादातर देशों में व्यवस्थापिका के अंतर्गत द्विसदनीय व्यवस्थापिका के सिद्धांत को अपनाया गया है। इसका मतलब क्या है? द्विसदनीय व्यवस्थापिका के सिद्धांत को अपनाया गया, मतलब व्यवस्थापिका में दो सदन, जैसे भारत में दो सदन हैं, ब्रिटेन में दो सदन है। नाम भी बताऊं क्या? भारत में दो सदन, लोकसभा, राज्यसभा। ब्रिटेन में भी व्यवस्थापिका में दो सदन है, वहाँ की संसद में दो सदन है। कौन कौन है? एक जो है लोक सदन है, दूसरा लॉर्ड सभा है। अमेरिका की बात करें वहाँ पर भी द्विसदनीय व्यवस्थापिका दो सदन है कांग्रेस में, मतलब व्यवस्थापिका के अंतर्गत क्या नाम है? प्रतिनिधि सदन और सीनेट। इसी प्रकार से आप फ्रांस में देखिएगा, स्विट्जरलैंड में देखिएगा, जापान में देखिएगा, इन सभी जगह द्विसदनीय व्यवस्थापिका के सिद्धांत को अपनाया गया, मतलब व्यवस्थापिका में दो सदन है। परंतु भाई चीन की बात आती है तो चीन में वास्तव में जो ये राष्ट्रीय जन कांग्रेस है एक सदनी है, एक ही सदन है, दो सदन नहीं है, एक सदनी व्यवस्थापिका है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि पूरी दुनिया में केवल चीन की व्यवस्थापिका अर्थात राष्ट्रीय जन कांग्रेस ही एक ऐसी व्यवस्थापिका है, एक सदनीय तो है, ये एक सदनीय, लेकिन इसकी सदस्य संख्या पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसकी सदस्य संख्या आज के दिन लगभग 3000 है। 3000 बहुत बड़ी संख्या है, ये पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सदस्य संख्या है व्यवस्थापिका की, ये ध्यान रखना है। तो प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, हम राष्ट्रीय जन कांग्रेस की रचना, कार्यकाल, अधिवेशन, इसकी शक्तियाँ और वास्तविक स्थिति को समझाएं उससे पहले प्रतिदिन जो मैं एक लेक्चर अपलोड करता हूँ इसकी सूचना जानकारी आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। जैसा है कि कुछ विद्यार्थी मुझे कहते हैं कि सर आप 2 सेकंड के लिए एक तरफ हो जाया करें जिससे कि हम स्क्रीनशॉट ले सकें, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं एक तरफ हो रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स ध्यान दें। ओके, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं राष्ट्रीय जन कांग्रेस। मैंने यहाँ लिखा है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका। न्यायपालिका क्यों नहीं लिखा भाई? मैंने आपको पिछले लेक्चर में कई बार संकेत दिया था कि राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति समझना है। राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति किस में होती है? सरकार में होती है। सरकार कितने अंग होती है? 3, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। न्यायपालिका की कुछ अपवादों को छोड़ करके सभी देशों में स्वतंत्र रूप में व्यवस्था कर दी जाती है। बच गए सरकार के 2 अंग, क्या बच गए? कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। तो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के पारस्परिक संबंधों के आधार पर पूरी दुनिया में मुख्यतः 2 प्रकार के प्रतिमान उभर कर सामने आते हैं, या तो संस्थात्मक शासन प्रणाली होगी या अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होगी मुख्यतः। बाकी कुछ देशों में दोनों का समन्वित या मिश्रित रूप भी होता है, जैसे स्विट्जरलैंड में है, फ्रांस में है, ना शुद्ध संसदात्मक है ना शुद्ध अध्यक्षात्मक है, मतलब स्विट्जरलैंड और फ्रांस के अंतर्गत दोनों का ही समन्वय किया गया है। भारत और ब्रिटेन की बात आती है तो दोनों में शुद्ध संसदात्मक शासन प्रणाली है। अमेरिका की बात आती है तो शुद्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। कहने का मेरा भावार्थ यह है कि जब किसी भी देश के अंतर्गत कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध होता है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका का विघटन करा सके और व्यवस्थापिका कार्यपालिका के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला सके, ऐसी व्यवस्था जहां होती है उसे संस्थात्मक शासन प्रणाली कहते हैं। और जब किसी देश के अंतर्गत कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का आपस में कोई घनिष्ठ संबंध नहीं होता है, ना कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है,
ना ही कार्यपालिका व्यवस्थापिका का विघटन करा सकता है और ना ही व्यवस्थापिका कार्यपालिका के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। यदि ये सारे लक्षण मौजूद हैं तो उसे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। परंतु हम तो केवल आज बात करेंगे राष्ट्रीय जन कांग्रेस की। मैंने संसदात्मक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के ऊपर कितने ही लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं पॉलिटिकल थ्योरी के अंतर्गत। यस, मैंने ये जो मॉडल है प्रतिमान है ये सब ठीक तरीके से समझा दिए। मैं राजनीति विज्ञान के संदर्भ में जितनी महत्वपूर्ण बातें, संपूर्ण राजनीति विज्ञान का जो पाठ्यक्रम है मेरे यूट्यूब चैनल पर मेरे पुराने से प्यारे विद्यार्थी को उपलब्ध कराऊंगा। ध्यान दें। अब चूंकि बात कर रहे हैं हम चीन के, तो चीन के अंतर्गत संसदात्मक शासन प्रणाली, अध्यक्षात्मक, ध्यान देंगे। चीन में वास्तविक रूप में संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली इसका मतलब क्या है? यहाँ वास्तविक रूप में भाई दो प्रधान मौजूद हैं, राष्ट्रपति का पद भी है, प्रधानमंत्री का पद भी है। इसी के साथ में चीन के अंतर्गत जो कार्यपालिका है जिसे राज्य परिषद कहा जाता है, मतलब जो मंत्री परिषद है इसे राज्य परिषद कहा जा रहा है, और जो मंत्री परिषद है, राज्य परिषद है, कार्यपालिका है, वह वास्तविक रूप में राष्ट्रीय जन कांग्रेस की प्रति उत्तरदायी होती है। और उत्तरदायित्व का सिद्धांत किसका होता है? संसदात्मक शासन प्रणाली का। इसलिए चीन के अंतर्गत संसदीय शासन प्रणाली है। पहले तो ये ध्यान रखना है आपको। अच्छा, इधर मैंने नोट कर दिया व्यवस्थापिका कार्यपालिका। तो कार्यपालिका वहाँ क्या नाम है? कार्यपालिका क्या कहते हैं वहां पर? राज्य परिषद, मतलब मंत्री परिषद जो होती है उसे राज्य परिषद कहते हैं। एक प्रकार से कार्यपालिका हुई। यहाँ व्यवस्थापिका क्या नाम दिया गया चीन में? राष्ट्रीय जन कांग्रेस। मैंने नोट कर दिया यहाँ व्यवस्थापिका राष्ट्रीय जन कांग्रेस, कार्यपालिका राज्य परिषद, राज्य परिषद। और जो कार्यपालिका है वह व्यवस्थापिका के प्रति, मतलब राष्ट्रीय जन कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी होती है। फिर मैंने यहाँ लिख भी दिया है उत्तरदायी, ठीक है। फिर मैंने यहाँ लिखा है AR, मतलब आर्टिकल 57 के अंतर्गत चीन के संविधान में कुल अनुच्छेद 138 है, 5 अध्याय है, प्रस्तावना है। तो उसमें जो 57वां अनुच्छेद है स्पष्ट रूप में लिखा गया है कि चीन के अंतर्गत राज्य शक्ति का सर्वोच्च अंग राष्ट्रीय जन कांग्रेस होगी। नोट करें, चीन के अंतर्गत राष्ट्रीय या राज्य आप ऐसे लिख सकते हैं, मतलब राज्य शक्ति का सर्वोच्च अंग होगी। फिर से बोल रहा हूं, अनुच्छेद 57 में लिखा गया है कि राष्ट्रीय जन कांग्रेस राज्य शक्ति का सर्वोच्च अंग होगी। मतलब राष्ट्रीय जन कांग्रेस जैसा चाहे वैसा कानून बना सकती है, लेकिन ये केवल किताबों की बात है, संविधान के पृष्ठों की बात है, केवल संविधान के पेज की बात है। संविधान में केवल हम ये कहेंगे कि एक प्रकार से दिखावा मात्र है, सच्चाई ये नहीं। सच्चाई तो ये है कि चीन के अंतर्गत साम्यवादी दल सर्वे सर्वा है। ये मैं आगे डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा। ये मैंने 1 2 3 लिखा है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। वास्तविक रूप में चीन की स्थिति में थोड़ा सा यहाँ बता ही देता हूँ, फिर ये बात क्लियर हो जाएगी। 1 2 3 ये लिखेंगे आप इधर, साम्यवादी दल, समझें आप इसको थोड़ा। ये व्यवस्थापिका, शॉर्ट में लिख रहा हूँ व्यवस्थापिका, फिर दूसरे नंबर पर लिखेंगे कार्यपालिका, तीसरे नंबर पर लिखेंगे न्यायपालिका। ठीक है भाई। इसका क्या मतलब हुआ कि चीन में स्थिति ये है कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका साम्यवादी दल की अधीनता में कार्य करते हैं। वहाँ कैसे कानून बनाए जाने हैं? व्यवस्थापिका कौन है? राष्ट्रीय जन कांग्रेस। कैसे कानून बनाए जाए साम्यवादी दल तय करेगा। किस रूप में उसकी क्रियान्विति करनी है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के द्वारा, साम्यवादी दल तय करेगा। न्यायपालिका किस रूप में निर्णय लेगी? साम्यवादी दल तय करेगा। इसी ही कारण इसे सर्वसत्ताधिकारवादी शासन प्रणाली कहा जाता है। क्या? इसी कारण इसे सर्वसत्ताधिकारवादी शासन प्रणाली कहा जाता है। चीन के अंतर्गत वास्तविक रूप में एक दलीय व्यवस्था, 1 पार्टी सिस्टम है और साम्यवादी दल ही सर्वे सर्वा है। ये जो कुछ मैंने नोट किया है वास्तविक रूप में, ये जो शक्तियां मैंने नोट की हैं राष्ट्रीय जन कांग्रेस की शक्तियां नहीं है, संविधान में तो हैं ये, लेकिन व्यवहार में, केवल सिद्धांत में, व्यवहार में इन सब शक्तियों का प्रयोग साम्यवादी दल करता है। मैं पहले ही बता रहा हूं आपको, इसलिए आप ये बात समझ जाते हैं तो फिर इनको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। तो ध्यान दें, अब नोट करते चलेंगे। नंबर 1 बात में लिखी है मैंने, शासन का रूप संसदीय, अर्थात चीन के अंतर्गत संसदात्मक शासन प्रणाली के प्रतिमान को अपनाया गया है। क्लियर है। वहाँ कार्यपालिका के 2 प्रधान है, मतलब राष्ट्रपति का पद भी है, प्रधानमंत्री का पद भी है। और चीन के अंतर्गत जो कार्यपालिका है, राज्य परिषद है, वह राष्ट्रीय जन कांग्रेस व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। और उत्तरदायित्व का जो सिद्धांत होता है वह संसदात्मक शासन प्रणाली का होता है। फिर आगे मैंने लिखा है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, आधार। वास्तविक रूप में चीन के अंतर्गत जो संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, इस संसदीय शासन प्रणाली का जो आधार है वह मार्क्सवाद लेनिनवाद है। मार्क्सवाद लेनिनवाद है। जबकि पश्चिमी देशों के अंतर्गत जिस संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है वहां वास्तविक रूप में, जैसे ब्रिटेन की बात करेंगे हम, वहां वास्तविक रूप में संसदीय शासन प्रणाली का आधार उदारवाद को माना गया है। उदारवाद,
उदारवाद। तो ब्रिटेन के अंतर्गत वास्तविक रूप में जो संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है उसका आधार उदारवाद है, और हमारे भारत में भी मुख्यतया उदारवाद ही आधार है किसका, संसदात्मक शासन प्रणाली का। तो ये भी एग्जाम पूछ लिया जाता है कि चीन के अंतर्गत संसदीय शासन प्रणाली का आधार किसको बनाया गया, तो आप नोट करेंगे मार्क्सवाद लेनिनवाद को। बाकी मार्क्सवाद के ऊपर मैंने सभी वीडियो अपलोड कर दी हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, किसमें, राजनीतिक विचारक नाम से है, कि किस नाम से, राजनीतिक विचारक नाम से प्लेलिस्ट बनाई है मैंने। तो लगभग वहाँ 50 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो कंप्लीट मार्क्सवाद वहाँ अपलोड कर दिया है, देख सकते हैं आप। इसके बाद में अगली बात लेते हैं, नंबर 1 बात होगी ये। दूसरी बात है इसकी रचना की बात करते हैं। किसकी रचना की, राष्ट्रीय जन कांग्रेस अर्थात व्यवस्थापिका की। तो रचना के अंतर्गत मैंने लिखा एक सदन व्यवस्थापिका। ये मैंने प्रारंभ में ही आपको बता दिया था कि वास्तविक रूप में चीन के अंतर्गत जो व्यवस्थापिका है अर्थात राष्ट्रीय जन कांग्रेस, इसमें 2 सदन नहीं है, एक ही सदन है, एक ही सदन है राष्ट्रीय जन कांग्रेस। तो नोट करेंगे एक सदन व्यवस्थापिका है ये। और इसकी रचना का उल्लेख अनुच्छेद 59 में किया गया है। AR का मतलब समझेंगे आर्टिकल, अनुच्छेद, 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 ठीक है भाई, अनुच्छेद 59 में इसका उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रीय जन कांग्रेस एक सदनात्मक विधानमंडल है या एक सदन होगा इसमें। तो नोट करेंगे। इसके बाद में ये जो राष्ट्रीय जन कांग्रेस है इसके अंतर्गत कौन कौन व्यक्ति आएंगे, तो नोट करेंगे निम्न निर्वाचित व्यक्तियों द्वारा इसकी रचना होती है। मतलब जो राष्ट्रीय जन कांग्रेस है जिसकी सदस्य संख्या लगभग 3000 है, आज लगभग 3000 नोट करेंगे। विश्व में सबसे बड़ी जो सदस्य संख्या की दृष्टि से देखें हम तो चीन की व्यवस्थापिका है जिसका नाम है राष्ट्रीय जन कांग्रेस। तो इधर आइएगा, कौन कौन होते हैं इसमें। नंबर 1 प्रांतों के निर्वाचित प्रतिनिधि होंगे इसमें राष्ट्रीय जन कांग्रेस में। दूसरे नंबर पर क्या होंगे, नगर पालिकाओं के प्रतिनिधि होंगे। तीसरा क्या होगा, स्वशासित क्षेत्रों के। और चौथे नंबर पर जनमुक्ति सेना के निर्वाचित प्रतिनिधि होंगे इसके अंतर्गत। ये चारों नोट करेंगे। इसके बाद में ध्यान दें आगे, इसके सदस्यों को डिप्टी कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण बात है। ये तो मैंने थोड़ा सामान्य रूप में इसलिए नोट किया है जिससे कि आपको पता रहे कि इसमें कौन कौन सम्मिलित होते हैं। फिर मैंने यहाँ लिखा इसके सदस्यों को डिप्टी कहा जाता है। मतलब राष्ट्रीय जन कांग्रेस के अंतर्गत जो सदस्य होते हैं इन जैसी 3000 सदस्य संख्या लगभग, तो इसके सदस्यों को क्या नाम दिया गया है, डिप्टी। मतलब इसके सदस्यों को डिप्टी कहते हैं। क्या मतलब हुआ, जैसे भारत के अंतर्गत व्यवस्थापिका है जिसे संसद कहते हैं, तो संसद के सदस्य को भारत में क्या कहते हैं, सांसद। ब्रिटेन के अंतर्गत हम जाते हैं तो जो द्वितीय सदन है लॉर्ड सभा के सदस्यों को पीयर कहते हैं। अमेरिका में जाते हैं तो जो दूसरा सदन है सीनेट के सदस्यों को सीनेटर कहा जाता है। और भारत के अंतर्गत जो प्रांत हैं, प्रांतों में जो विधानमंडल होते हैं, विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं उनको विधायक कहते हैं। वैसे राजनीति विज्ञान की शब्दावली में पूरी दुनिया में जो व्यवस्थापिकाएं होती हैं उनके सदस्यों को विधायक ही कहा जाना चाहिए। राजनीति विज्ञान की शब्दावली में बोल रहा हूँ मैं। फिर चाहे उस देश विशेष में कोई भी नाम दें, यदि आप वैज्ञानिक रूप में राजनीति विज्ञान को समझना चाहते हैं, व्यवस्थापिकाओं का वैज्ञानिक विधि से अध्ययन करना चाहते हैं, तो सभी देशों की व्यवस्थापिकाओं के सदस्यों को केवल विधायक की संज्ञा दी जाती है। परंतु चूंकि हम कंपटीशन की बात करते हैं तो इसमें यह भी जरूरी हो जाता है कि उस देश के अंतर्गत उसको क्या कहा गया है। तो चीन के अंतर्गत इसके सदस्यों को डिप्टी कहा जाता है, नोट करेंगे। इसके बाद में मैंने यहाँ लिखा है संख्या। संख्या का मतलब क्या है, राष्ट्रीय जन कांग्रेस के सदस्यों की संख्या कितनी है, यहाँ मैंने बता भी दिया, फिर मैंने नोट कर दिया 3000 के लगभग। और इसके अंतर्गत वास्तविक रूप में चीन में जो वयस्क नागरिक होते हैं जिसकी आयु 18 वर्ष है उन सभी को मतदान का अधिकार है। मैं नोट भी कर दिया है, वयस्क की उम्र जो होगी 18 वर्ष है तो सभी को मतदान का अधिकार दिया गया है। इसके बाद में राष्ट्रीय जन कांग्रेस का कार्यकाल अनुच्छेद 60 में इसका उल्लेख किया गया है और इसका कार्यकाल 5 वर्ष है। नोट करेंगे, ये विद्यार्थी गलती करते हैं, राष्ट्रीय जन कांग्रेस का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय जन कांग्रेस का कार्यकाल पूरा हो उससे 2 महीने पहले ही 2 माह पूर्व स्थायी समिति के द्वारा राष्ट्रीय जन कांग्रेस के चुनाव करवाए जाते हैं। 2 माह पूर्व ही, ध्यान रखें, किसके द्वारा, स्थायी समिति के द्वारा। स्थायी समिति के ऊपर भी मैं अलग से वीडियो अपलोड करूंगा, ध्यान देंगे, क्योंकि अभी मैं डिटेल्स नहीं ले सकता, इसकी लूँगा तो फिर काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी। ये राष्ट्रीय जन कांग्रेस की स्थायी समिति के द्वारा 2 माह पूर्व ही इसके जो है राष्ट्रीय जन कांग्रेस के चुनाव करवा लिए जाते हैं, नोट करेंगे। इसके बाद में इसके अधिवेशन की बात लेते हैं। अनुच्छेद 61 में अधिवेशन की बात की गई है। तो अनुच्छेद 61 के अनुसार एक वर्ष में एक बार इसका अधिवेशन होना ही चाहिए। 1 वर्ष में एक बार ही बस अधिवेशन होना चाहिए। और राष्ट्रीय जन कांग्रेस के 1/3 सदस्य, 1/5
1/5 नोट करेंगे, 1/3 नहीं 1/5। सदस्यों की मांग पर, सदस्यों की मांग पर क्या है, यहाँ पर वास्तविक रूप में अधिवेशन आमंत्रित किया जा सकता है। सदस्यों की मांग पर राष्ट्रीय जन कांग्रेस का अधिवेशन आमंत्रित किया जा सकता है। इसके बाद में अगली बात लेंगे सदस्यों के विशेषाधिकार, मतलब राष्ट्रीय जन कांग्रेस के जो सदस्य हैं जिन्हें डिप्टी कहा जाता है उनके क्या विशेषाधिकार है। तो विशेषाधिकार में आप नोट करेंगे कि वास्तविक रूप में राष्ट्रीय जन कांग्रेस की अनुमति के बिना किसी भी सदस्य को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, उसके ऊपर किसी भी रूप में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। राष्ट्रीय जन कांग्रेस की अनुमति के बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता। और जब राष्ट्रीय जन कांग्रेस का अधिवेशन नहीं चल रहा हो तो ऐसी स्थिति में स्थायी समिति से अनुमति लेना होगा, उसके बाद में ही डिप्टी के ऊपर राष्ट्रीय जन कांग्रेस के सदस्य पर कोई कार्यवाही की जा सकती है, अन्यथा नहीं। तो इसके विशेष अधिकार हो गए। बाकी तो देखो आप पूरी दुनिया के अंतर्गत जो व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं उनको किसी न किसी रूप में विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। जैसे भारतीय संविधान की बात करते हैं तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 105 के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेष अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो इसी प्रकार से पूरी दुनिया में किसी न किसी रूप में व्यवस्थापिका के सदस्यों को कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। तो बस ठीक है। अब इसके बाद में लेते हैं हम राष्ट्रीय जन कांग्रेस के कार्य व शक्तियाँ। राष्ट्रीय जन कांग्रेस अर्थात जो व्यवस्थापिका है चीन की, अनुच्छेद 57 में लिखा गया है कि राज्य शक्ति का सर्वोच्च अंग है ये। तो क्या इसके कार्य, क्या शक्तियाँ हैं, इसके लिए मैंने आपके लिए 11 बिंदु बनाए हैं। तो नंबर 1, संविधान संबंधी शक्ति एवं कार्य, अर्थात वास्तविक रूप में संविधान के अंतर्गत किसी प्रकार का संशोधन किया जाना हो, संविधान की क्रियान्विति की जानी हो, इससे संबंधित जो कार्य है राष्ट्रीय जन कांग्रेस के द्वारा किया जाता है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ ये केवल सैद्धांतिक बात है, केवल दिखावा मात्र है। संविधान के प्रश्नों पर यह बात है, व्यवहार के अंतर्गत सच्चाई ये है कि वहाँ पर राष्ट्रीय जन कांग्रेस कुछ भी नहीं है, स्थायी समिति भी कुछ भी नहीं है, वहाँ सब कुछ है साम्यवादी दल। फिर कह रहा हूँ ये बात नहीं, ये नोट करना है। इसके बाद में दूसरी जो इसकी शक्ति कार्य है वह है मूल संविधियों से संबंधित शक्ति एवं कार्य, अर्थात वास्तविक रूप में राष्ट्रीय जन कांग्रेस के द्वारा किसी भी रूप में किसी प्रकार के कानून बनाए जा सकते हैं, किसी भी रूप में किसी प्रकार के कानून बनाए जा सकते हैं। लेकिन फिर कह रहा हूँ सच्चाई यही है कि साम्यवादी दल ही सब कुछ है बस। तीसरा लिखा है मैंने, ज़्यादा डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है। निर्वाचन संबंधी शक्ति एवं कार्य, वास्तविक रूप में राष्ट्रीय जन कांग्रेस अर्थात व्यवस्थापिका के द्वारा निर्वाचन संबंधी कार्य भी किए जाते हैं। जैसे मान लीजिएगा यहाँ वास्तविक रूप में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से परामर्श करके एक तरफ राष्ट्रपति का भी जो है निर्वाचन किया जाता है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का भी चयन किया जाता है। तो डेफिनेटली ये कहा जा सकता है कि चुनावों से संबंधित जो कार्य है वह राष्ट्रीय जन कांग्रेस के द्वारा किया जाता है। जैसे मान लीजिएगा और भी संस्थाएं, केंद्रीय सैनिक आयोग है, केंद्रीय सैनिक आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भी जो है राष्ट्रीय जन कांग्रेस के द्वारा की जाती है। तो आप इतना नोट करेंगे यहाँ कि भाई निर्वाचन संबंधी कार्य भी जो है व्यवस्थापिका के द्वारा किया जाता है। और न केवल चीन बल्कि पूरी दुनिया में जो व्यवस्थापिकाएं होती हैं उनके द्वारा किसी न किसी रूप में निर्वाचन संबंधी कार्य किया ही जाता है। ये पदाधिकार विशेष की एक अलग बात होती है, वो देश विशेष के अंतर्गत आप अलग अलग देख सकते हैं। इसके बाद में चौथा इसका जो कार्य शक्ति है वह चयन संबंधी शक्ति व कार्य। राष्ट्रीय जन कांग्रेस के द्वारा वास्तविक रूप में देखा जाए तो जो प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री का चयन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय जन कांग्रेस के द्वारा राष्ट्रपति के परामर्श से चयन किया जाता है। और भी विभिन्न पदाधिकारी हैं जिनका कि चयन राष्ट्रीय जन कांग्रेस के द्वारा किया जाता है। आप केवल बिंदु नोट करेंगे बस। पांचवा है पद चयन संबंधी शक्तियों कार्य। तो राष्ट्रीय जन कांग्रेस जिनकी नियुक्ति करती है, जिनका चयन करती है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, केंद्रीय सैनिक आयोग का अध्यक्ष और भी विभिन्न पदाधिकारी हैं, तो जिनकी ये नियुक्ति करती, जिनका ये चयन करती है राष्ट्रीय जन कांग्रेस, उनको पद से मुक्त भी कर सकती है, पद से हटा भी सकती है। और छठा है कार्यपालिका संबंधी शक्ति व कार्य। देखिएगा भाई, राष्ट्रीय जन कांग्रेस का मूल काम तो क्या है? कानून बनाना, क्योंकि व्यवस्थापिका है। लेकिन निश्चित रूप में व्यवस्थापिका कार्यपालिका संबंधी कार्य भी करती है। कार्यपालिका संबंधी कार्य कैसे करती है? जैसे राष्ट्रीय जन कांग्रेस जो ये कार्यपालिका है, राज्य परिषद है, मंत्री परिषद है, इसके सदस्यों से राष्ट्रीय जन कांग्रेस प्रश्न पूछ सकती है।
विभाग से संबंधित कि आपके विभाग में यह गलत काम हुआ तो क्यों हुआ, और उन प्रश्नों का इसे जवाब देना पड़ता है। वैसे भी देखा जाए तो कार्यपालिका राष्ट्रीय जन कांग्रेस अर्थात राज्य परिषद राष्ट्रीय जन कांग्रेस अर्थात मंत्री परिषद राष्ट्रीय जन कांग्रेस मतलब व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो डेफिनेटली इनको जो ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं राष्ट्रीय जन कांग्रेस के द्वारा कार्यपालिका से राज्य परिषद से, फिर से बोल रहा हूं मैं, राष्ट्रीय जन कांग्रेस के द्वारा राज्य परिषद के सदस्यों से विभाग से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये जो प्रश्न पूछने का काम है वो कार्यपालिका संबंधी होगा, क्योंकि कार्यपालिका के सदस्यों से प्रश्न पूछ रहे हैं। तो भारत में भी ये स्थिति आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद में 7वां है प्रशासन संबंधी शक्ति एवं कार्य। तो डेफिनेटली यहाँ जो राष्ट्रीय जन कांग्रेस होती है प्रशासन संबंधित कार्य करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि यहाँ जो मंत्री परिषद होते हैं विभाग के अध्यक्ष होते हैं, और जो विभाग के अध्यक्ष होते हैं उनसे प्रश्न पूछते हैं। तो निश्चित रूप में पूरे प्रशासन के ऊपर निगरानी से संबंधित कार्य भी राष्ट्रीय जन कांग्रेस के द्वारा किया जाता है। और 8वां है वित्त एवं विकास संबंधी सक्रिय कार्य। वित्त की बात आती है तो पूरी दुनिया के अंतर्गत जो बजट होता है, आय और व्यय का जो ब्यौरा होता है उसे बजट कहते हैं। तो बजट वास्तविक रूप में देखो भाई कार्यपालिका के द्वारा व्यवस्थापिका के सामने रखा जाता है। व्यवस्थापिका जब तक उसे स्वीकृत नहीं करती है तब तक उसमें पैसा खर्च नहीं किया जा सकता। हाँ, एक अलग बात है, फ्रांस की बात अलग है कि 70 दिन तक यदि मान लीजिएगा संसद ने स्वीकार नहीं किया तो उसके बाद में कार्यपालिका अध्यादेश के द्वारा उसको लागू कर सकती है। केवल फ्रांस की बात है। बाकी अन्यत्र यदि बात आती है तो व्यवस्थापिका के द्वारा उसे स्वीकार किया जाना अति आवश्यक है। तो चीन के अंतर्गत भी वास्तविक रूप में जो ये राष्ट्रीय जन कांग्रेस है अर्थात व्यवस्थापिका है वो वास्तविक रूप में बजट को स्वीकार करती है। तो इसलिए जब बजट की स्वीकृति राष्ट्रीय जन कांग्रेस दे रही है, व्यवस्थापिका दे रही है, तो वित्त संबंधी कार्य होगा। और इसी के साथ में देश के विकास से संबंधित जो कार्य किए जाते हैं वो इसी के द्वारा किए जाते हैं, व्यवस्थापिका के द्वारा किए जाते हैं। फिर कह रहा हूँ ये केवल सैद्धांतिक बात है, दिखावा मात्र है। संविधान के प्रश्नों पर ये शक्तियाँ लिखी गई हैं। व्यवहार के अंतर्गत राष्ट्रीय जन कांग्रेस कुछ भी नहीं है, स्थायी समिति कुछ भी नहीं है, सब कुछ साम्यवादी दल है। मैं बार बार कह रहा हूँ प्रत्येक बिंदु के साथ में, इसलिए मैं यहाँ ज़्यादा लंबी व्याख्यान नहीं दे पा रहा हूँ, कारण क्योंकि इनकी इतनी आवश्यकता नहीं है। मुख्य बात जो होगी वो साम्यवादी दल जब मैं आपको समझाऊंगा तब ये सारा निष्कर्ष आ जाएगा आपके सामने। चलिए, इसके बाद में 9वां है स्थायी समिति संबंधी सक्रिय कार्य। आप ध्यान देंगे यहाँ स्थायी समिति संबंधी सक्रिय कार्य अर्थात वास्तविक रूप में राष्ट्रीय जन कांग्रेस के द्वारा स्थायी समिति संबंधी कार्य भी किया जाता है। कैसे किया जाता है देखिएगा भाई, वास्तव में राष्ट्रीय जन कांग्रेस ये निश्चित करती है कि कौन से कानून बनाए जाने हैं। फाइनल अंतिम निर्णय राष्ट्रीय जन कांग्रेस का ही होता है, परंतु सच्चाई ये है, कहा तो ये जाता है कि भाई स्थायी समिति राष्ट्रीय जन कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। हकीकत ये है कि निर्णय स्थायी समिति ही जो लेती है उस निर्णय को राष्ट्रीय जन कांग्रेस स्वीकार करती है। स्थायी समिति के अंतर्गत सदस्य की नियुक्ति से संबंधित कार्य भी राष्ट्रीय जन कांग्रेस के द्वारा किया जाता है। यहाँ इतना ध्यान रखना है कि वास्तविक रूप में राष्ट्रीय जन कांग्रेस जो कुछ भी सलाह स्थायी समिति देती है उस सलाह को राष्ट्रीय जन कांग्रेस स्वीकार करती है, और स्थायी समिति की बातों को राष्ट्रीय जन कांग्रेस मानती है। परंतु ये भी ध्यान रखेंगे स्थायी समिति भी सर्वेसर्वा नहीं है। स्थायी समिति भी वो ही कार्य करती है, वो ही नीति नियम बनाती है जो साम्यवादी दल कहता है। अंतिम बात यही आएगी, साम्यवादी दल का जो नेता होता है, साम्यवादी दल का जो सर्वोच्च नेता होता है वही सर्वेसर्वा है चीन के अंतर्गत। बस इतना ध्यान रखना है। इसके बाद में 10वां बिंदु बन रहा है युद्ध एवं शांति संबंधी सक्रिय कार्य। ध्यान देंगे यहाँ वास्तविक रूप में राष्ट्रीय जन कांग्रेस के द्वारा ही युद्ध व शांति संबंधी कार्य किया जाता है। वैसे चीन के अंतर्गत ये बात सत्य है कि भाई राष्ट्रपति का निर्णय होता है युद्ध की घोषणा करने का, लेकिन सच्चाई ये है कि राष्ट्रीय जन कांग्रेस का भी इसमें रोल होता है, भूमिका होती है।
परंतु दूसरी तरफ हम देखते हैं, मैं आपको कई बार कह भी चुका हूं कि भाई युद्ध या संकट जैसी स्थिति के अंतर्गत कार्यपालिका के हाथ में सारी शक्तियां सुपुर्द हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में व्यवस्थापिका का कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि व्यवस्थापिका के अंतर्गत तो यह है कि भाई बहस शुरू हो जाएगी कि युद्ध करें कि नहीं करें, करें कि नहीं करें, तब तक तो देश का नुकसान हो जाएगा। तो कार्यपालिका अध्यक्ष को शक्ति दे दी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन फिर भी व्यवस्थापिका के द्वारा युद्ध और शांति संबंधी कार्य किया जाता है। बिंदु नोट करेंगे। 11वां है कांग्रेस की विशिष्ट शक्ति एवं कार्य। नोट करें, कांग्रेस की विशिष्ट शक्ति एवं कार्य क्या मतलब हुआ? साफ लिखा हुआ है अनुच्छेद 57 में कि राष्ट्रीय जन कांग्रेस राज्य शक्ति का सर्वोच्च अंग होगी। इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रीय जन कांग्रेस किसी भी विषय पर, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी प्रकार का कानून बना सकती है। यह शक्ति संविधान ने दी है, परंतु ये केवल संविधान के प्रश्नों की बात है। संविधान के अंतर्गत जो लिखा गया है केवल सैद्धांतिक बात है। व्यवहार के अंतर्गत राष्ट्रीय जन कांग्रेस ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। व्यवहार के अंतर्गत साम्यवादी दल जो चाहेगा वैसी नीतियां बनाई जाएंगी। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये बात केवल संविधान के प्रश्नों की बात है। संविधान के प्रश्नों पर ये बातें लिखी गई हैं, लेकिन व्यवहार में इन सब शक्तियों का प्रयोग साम्यवादी दल करता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ कि साम्यवादी दल के ऊपर मैं अलग से जब एक लेक्चर अपलोड करूँगा उसमें संपूर्ण संविधान का निचोड़ उभर कर आपके सामने ला दूंगा मैं। इसके बाद में राष्ट्रीय जन कांग्रेस की वास्तविक स्थिति देखते हैं हम, अर्थात इसका मूल्यांकन करते हैं। राष्ट्रीय जन कांग्रेस की शक्तियों का मूल्यांकन आप नोट करेंगे यहाँ, राष्ट्रीय जन कांग्रेस की वास्तविक स्थिति एक्चुअल पोजीशन, या राष्ट्रीय जन कांग्रेस की शक्तियों का मूल्यांकन, या राष्ट्रीय जन कांग्रेस का मूल्यांकन। मूल्यांकन में देखना है कि भाई जो ये शक्तियां दी गई हैं, इन शक्तियों से तो ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रीय जन कांग्रेस सर्वे सर्व सब कुछ है। हाँ है, संविधान में तो लिखा गया है, अनुच्छेद 57 में साफ लिखा गया है कि राष्ट्रीय जन कांग्रेस राज्य शक्ति का सर्वोच्च अंग होगी। कोई भी कैसा भी कानून बना सकती है, लेकिन केवल संविधान के प्रश्नों की बात है, केवल सैद्धांतिक बात है, व्यवहारिक नहीं है। व्यवहार के अंतर्गत तो चीन की जो व्यवस्थापिका है अर्थात राष्ट्रीय जन कांग्रेस है, वह वास्तव में एक पंगु संसद है, एक दुर्बल संसद है, कमजोर संसद है। कुछ भी तो नहीं कर सकती, ये सब कुछ साम्यवादी दल करेगा। अब चलते हैं आगे, मैंने यहाँ नोट भी किया है, राष्ट्रीय जन कांग्रेस संविधान के प्रश्नों पर ही सर्वोच्च है। नोट करेंगे आप, यहाँ पूरा लिखें, राष्ट्रीय जन कांग्रेस संविधान के प्रश्नों पर ही सर्वोच्च है। मतलब यहाँ अनुच्छेद 57 में साफ लिखा गया है कि राष्ट्रीय जन कांग्रेस राज्य शक्ति का सर्वोच्च अंग है, लेकिन ये केवल संविधान के प्रश्नों की बात है, सैद्धांतिक बात है। व्यवहार के अंतर्गत राष्ट्रीय जन कांग्रेस इन शक्तियों का प्रयोग नहीं करती है। 11 बिंदु जो मैंने नोट किए उन सब शक्तियों का प्रयोग साम्यवादी दल करता है। इसलिए मैंने यहाँ दर्शाया है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सरकार के तीनों अंग साम्यवादी दल के अधीनता में कार्य करते हैं। सर्वे सर्वा साम्यवादी दल है, इसलिए इसे सर्वसत्ताधिकारवादी शासन प्रणाली कहा जाता है। सभी प्रकार के अधिकार साम्यवादी दल के पास में है। बस इतना ध्यान दें। इसके बाद में भाई इसकी वास्तविक स्थिति का पता लगाएं, तो इसके लिए मैंने 3 बिंदु बनाए। इन 3 बिंदुओं से सारी बात क्लियर हो जाएंगी। चलिए सबसे पहले देखेंगे इसकी विशाल सदस्य संख्या है, अर्थात वास्तविक रूप में चूंकि राष्ट्रीय जन कांग्रेस एक दुर्बल, कमजोर, पंगु संस्था है। क्यों है पंगु ये, क्यों है शक्तिहीन ये, क्यों है दुर्बल ये, और इसी के साथ में ये रबड़ की मोहर क्यों है, ये केवल प्रचारक संस्था क्यों है, क्या कारण है? 3 बिंदु देखेंगे। नंबर 1, विशाल सदस्य संख्या। वास्तविक रूप में चीन के अंतर्गत जो व्यवस्थापिका है जिसका नाम राष्ट्रीय जन कांग्रेस है, इसके सदस्यों की संख्या 3000 के लगभग है। और इतनी सदस्य संख्या होती है तो किसी भी विषय विशेष पर गंभीरता से, गहराई से वाद विवाद नहीं किया जा सकता। और जब गहराई से वाद विवाद नहीं किया जा सकता तो डेफिनेटली वह संस्था धीरे धीरे कमजोर, दुर्बल होना शुरू हो जाती है और उसकी शक्तियों का प्रयोग किसी अन्य के द्वारा किया जाने लग जाता है, जैसा कि चीन में साम्यवादी दल के द्वारा किया जा रहा है। तो राष्ट्रीय जन कांग्रेस की शक्तिहीनता का, इसकी कमजोरी का, इसके जो है पंगु होने का, इसकी प्रचारक संस्था होने का जो पहला मुख्य कारण है वह है विशाल सदस्य संख्या। मतलब राष्ट्रीय जन कांग्रेस की सदस्य संख्या बहुत ज़्यादा है, जबकि वास्तव में व्यवस्थापिका की सदस्य संख्या बहुत ही सीमित मात्रा में होनी चाहिए। मतलब अधिकतम सदस्य संख्या बस 500 के लगभग हो तो ज़्यादा अच्छा है। राजनीतिक सिद्धांत के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ मैं, अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल थ्योरी, अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल थ्योरी वास्तव में उचित सदस्य संख्या 500 के लगभग होनी चाहिए। इससे ज़्यादा होती है तो वह सदस्य संख्या वास्तविक रूप में एक उचित सदस्य संख्या नहीं मानी जाती है। तो यहाँ 3000 सदस्य संख्या है, इसलिए उचित
संख्या नहीं मानी जाती है, तो इसकी शक्तिहीनता का यह भी एक कारण बन जाता है। दूसरा है राष्ट्रीय जन कांग्रेस की शक्तिहीनता का कारण अधिवेशन कम समय। देखिएगा, राष्ट्रीय जन कांग्रेस की शक्तिहीनता का, इसके दुर्बलता का, इसकी प्रचारक संस्था होने का, पंगु होने का जो दूसरा कारण है अधिवेशन कम समय होते हैं। अर्थात राष्ट्रीय जन कांग्रेस के अधिवेशन ही बहुत समय कम होते हैं। कैसे देखेंगे इधर, अधिवेशन में लिखा भी है अनुच्छेद 61 के अनुसार 1 वर्ष में 1 बार, मतलब 1 वर्ष में केवल 1 बार ही अधिवेशन हो, बस संविधान में साफ लिखा गया है। तो ऐसी स्थिति में जब अधिवेशन ही 1 वर्ष में 1 बार हो रहा है, कम समय के लिए हो रहा है, तो डेफिनेटली भाई राज्य, राष्ट्र राज्य, देश से संबंधित जो महत्वपूर्ण विषय होते हैं वो संसद में नहीं उठाए जा सकते, क्योंकि समय ही कम होता है। इस कारण भी राष्ट्रीय कांग्रेस एक दुर्बल पंगु संसद है। तीसरा कारण क्या है, साम्यवादी दल के सर्वोच्च नेता ही सब कुछ। अब देखिए तीसरा बिंदु मैंने बनाया, साम्यवादी दल के नेता, फिर से बोल रहा हूँ मैं, साम्यवादी दल के सर्वोच्च नेता ही सब कुछ है। फिर से बोल रहा हूँ, साम्यवादी दल के सर्वोच्च नेता ही सब कुछ हैं। आ गई यही बात यहाँ। अर्थात भाई चीन में वास्तविक रूप में जो साम्यवादी दल का सर्वोच्च नेता होता है वो ही सब कुछ है, वही व्यवस्थापक, वही कार्यपालक और वही न्यायपालक। राष्ट्रीय जन कांग्रेस कैसे कानून बनाएगी, सर्वोच्च नेता तय करेगा। कार्यपालिका कैसे कानून क्रियान्वित करेगी, सर्वोच्च नेता तय करेगा। न्यायपालिका कैसे निर्णय लेगी, सर्वोच्च नेता तय करेगा। तो सर्वे सर्वा कौन, साम्यवादी दल। अब जब साम्यवादी दल ही सर्वे सर्वा है तो प्रणव से प्यारे विद्यार्थियों संकेत समझ गए होंगे। जब साम्यवादी दल ही सर्वे सर्वा है, इसका सर्वोच्च नेता ही सर्वे सर्वा है दल का, साम्यवादी दल का, फिर क्या व्यवस्थापिका, क्या न्यायपालिका, क्या कार्यपालिका। हम अध्ययन कर रहे हैं किसका, व्यवस्थापिका का, नंबर 1 राष्ट्रीय जन कांग्रेस का। तो सर्वोच्च नेता जैसा चाहेगा वैसा कानून बनाएगी व्यवस्थापिका। तो फिर ये संस्था क्या होगी, पंगु है कि नहीं, है कि नहीं, शक्तिहीन दुर्बल है कि नहीं है। फिर मैंने अंत में लिखा है, ये 3 बातें लिखी हैं, इसमें सब कुछ आ जाएगा। चीन की व्यवस्थापिका अर्थात राष्ट्रीय जन कांग्रेस, नोट करेंगे पूरा लिखें आप, चीन की व्यवस्थापिका अर्थात राष्ट्रीय जन कांग्रेस केवल एक रबड़ की मुहर है, केवल रबड़ की मुहर है। साम्यवादी दल जैसा चाहेगा वैसे कानून बनाने पड़ेंगे। किसको, व्यवस्थापिका को। किसको, राष्ट्रीय जन कांग्रेस को। वहां की व्यवस्थापिका का नाम राष्ट्रीय जन कांग्रेस है, जो कि एक सदनीय विधानमंडल है ये। तो ये रबड़ की मुहर है। दूसरा क्या लिखा है, पंगु संसद। चीन की राष्ट्रीय जन कांग्रेस अर्थात व्यवस्थापिका अर्थात संसद एक पंगु संसद है, बिल्कुल कमजोर, दुर्बल, शक्तिहीन। क्यों है, क्योंकि सब कुछ इसे साम्यवादी दल की अधीनता में करना है। जो भी ये नियुक्ति, चयन, पदच्युति, कानून, संविधान संशोधन, जो कुछ भी राष्ट्रीय जन कांग्रेस को संविधान ने शक्ति दी है, वो केवल सैद्धांतिक, व्यवहार में इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रीय जन कांग्रेस साम्यवादी दल की अधीनता में करेगी। साम्यवादी दल का सर्वोच्च नेता जैसा चाहेगा, जिनकी नियुक्ति कराना चाहेगा उनकी नियुक्ति की जाएगी, जिनका चयन कराना चाहेगा उनका चयन किया जाएगा, जिनको पद से हटाना है उनको पद से हटवाया जाएगा। राष्ट्रीय जन कांग्रेस कुछ भी नहीं कर सकती है, साम्यवादी दल के सर्वोच्च नेता के इशारे पर काम किया जाता है। इसलिए राष्ट्रीय जन कांग्रेस अर्थात व्यवस्थापिका अर्थात संसद एक पंगु संसद। 2 बातें। तीसरा लिखा है प्रचारक संस्था। राष्ट्रीय जन कांग्रेस केवल एक प्रचारक संस्था है, बस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ उसी ही अनुरूप करती है जो साम्यवादी दल का सर्वोच्च नेता कहता है, बस। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है साम्यवादी दल के सर्वोच्च नेता ही सब कुछ है। और यह इस डायग्राम से स्पष्ट है। नंबर 1 व्यवस्थापिका, नंबर 2 कार्यपालिका, नंबर 3 न्यायपालिका। बाहर से लिखा है साम्यवादी दल। वास्तव में सरकार के तीनों ही अंग साम्यवादी दल की अधीनता में कार्य करते हैं। यह है उसकी एक्चुअल पोजीशन। किसकी, व्यवस्थापिका। राष्ट्रीय जन को हम कार्यपालिका का अध्ययन करेंगे जैसे राज्य परिषद का, तो इसमें भी यही स्थिति आएगी। राज्य परिषद भी
क्योंकि ये कार्यपालिका आ गई यहाँ, तो ये भी सामवेदी दल की अधीनता में कार्य करेगी। न्यायपालिका का अलग से मैं लेक्चर तैयार करूंगा, तो उसमें भी यही स्थिति आएगी, क्योंकि सर्वे सर्वा साम्यवादी दल है, इसलिए तो इसे सर्व सताधिकारवादी शासन प्रणाली कहा जाता है, कि सारे जो अधिकार हैं वो वास्तव में साम्यवादी दल के पास नहीं है। साम्यवादी दल का सर्वोच्च नेता ही तय करता है। फिर से कह रहा हूं, साम्यवादी दल का सर्वोच्च नेता ही अपने आप में व्यवस्थापक है, अपने आप में व्यवस्थापक है, कार्यपालक है और न्यायपालक है। यही सब कुछ है। नहीं जैसे लुई 14वां कहा करता था कि मैं ही राज्य हूँ, आई एम द स्टेट, कि मैं ही व्यवस्थापक, मैं ही कार्यपालक, मैं ही न्यायपालक, लुई 14वां कहा करता था। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये स्थिति किसके बारे में कह सकते हैं हम, साम्यवादी दल का सर्वोच्च नेता है उसके बारे में कह सकते हैं कि वही व्यवस्थापक, वही कार्यपालक, वही न्यायपालक। क्या मतलब कि वही कानून बनाएगा, वही जैसे चाहेगा कानूनी क्रियान्वित करेगा, वही जैसा चाहेगा वैसा न्यायिक निर्णय लेगा, सब कुछ वही हो गया ना। तो ये है राष्ट्रीय जन कांग्रेस की वास्तविक स्थिति। मुझे पूरा विश्वास है आप चीन की व्यवस्थापिका को ठीक से समझ गए होंगे। यस, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।